ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट PSRI नई दिल्ली के डॉक्टर संजीव सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं जब दुश्मन अदृश्य हो तो उससे बचने के लिए हमें ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। अब जबकि कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, हमें पहले से ज्यादा एहतियात बरतना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 40 करोड़ लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। आज शाम 7 बजे तक 39 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। एक अच्छी बात यह भी है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजीव सक्सेना। डॉक्टर संजीव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एकेडमिक से जुड़े रहे। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के सदस्य हैं और नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में आपका कई दशकों का अनुभव रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन के रूप में आपकी विशेष दक्षता है। डॉक्टर संजीव, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार और सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम में हम लिसनर्स की हेल्प भी कर पाएंगे और इससे उनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर संजीव। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संजीव से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव, अपनी चर्चा की शुरुआत कोविड की वर्तमान स्थिति से करते हैं। इस समय जबकि कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दुश्मन अदृश्य है, खतरा अभी टला नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात जो आपने कही है बिल्कुल 100% ट्रू है। जब फर्स्ट वेव निकली तब भी यही लोगों को लगने लगा था कि अब हम कोरोना से जीत गए हैं और उसका रिजल्ट ये रहा कि ज्यादातर लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया था जी। और उसकी वजह से सेकेंड वेव आपने देखा कितनी भयानक थी। अब थर्ड वेव का प्रेडिक्शन है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब अगर मिलके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी विशेषज्ञ स्पेशली डॉक्टर्स या जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, उनके अगर कहना को हम माने तो मुझे लगता है ये थर्ड वेव सिर्फ एक मिथ ही रह जाएगा। अदरवाइज हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं और इट कैन बी प्रीटी बैड, इट कैन बी हार्ड। जी डॉक्टर संजीव, आपने थर्ड वेव की बात करी है और यहाँ पर जो हम नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, आम लोग हैं, इनकी विशेष भूमिका है, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2-3 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक में भी उल्लेख किया था कि ज्यादातर लोग जब से आजकल बहुत बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं और अगर हिल स्टेशंस पे हम देखें तो वहां पे होटल्स में जगह भी नहीं मिल रही हैं और समूह में लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोविड का खतरा है या थर्ड वेव का जो खतरा है, जैसा कि बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग में भी बताया जाता है, वो काफी बढ़ गया है। हाँ, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है सिद्धार्थ कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या हेल्थ मिनिस्टर, ये लोग नहीं कर सकते कंट्रोल तो आम आदमी के हाथ में है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेन रोल ही आम आदमी का। अगर आम आदमी मास्क पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, जहां भी जरूरत है वहां हाथ धोएगा और अननेसेसरी ट्रैवल, जिस पे अभी आपने खुद ही हाईलाइट किया
कि बहुत शर्म की बात है कि हिल स्टेशन में होटल नहीं मिले, और आप सोच सकते हैं वहां कहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग रही होगी, है ना, और लोग मास्क बिना घूम रहे थे। तो ये इनविटेशन है थर्ड वेव का, इसलिए हाथ में तो ये सिर्फ कॉमन मैन के ही है। प्राइम मिनिस्टर की अपील से या हेल्थ मिनिस्टर की अपील से काम नहीं बनने वाला, उस अपील को हमें फॉलो करना है जी। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक थर्ड वेव इनएविटेबल है जी। बिल्कुल। और डॉक्टर संजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे चिकित्सक हैं वो बहुत ज्यादा पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं और उनके लिए जो इन्फेक्शन है या जो संक्रमण का खतरा है सबसे ज्यादा होता है, तो आप लोग किस तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्यादा खतरा आप लोगों को होता है, तो शायद उससे आम लोगों को ये बात समझ में आ पाए। हाँ, देखिए, अब हम लोगों का तो प्रोफेशन ही है। अब या तो हम लोग बैठ जाएं, अगर हम बैठ जाएं तो कौन इलाज करेगा? तो चाहे नर्सेज हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, चाहे वो वार्ड बॉयज हों, डॉक्टर्स हों, जितने भी पैथ लैब के कर्मचारी हों, हमें तो वर्क करना ही है। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट्स के। अस्पताल जो पहुंचेगा बीमार आदमी नहीं पहुंचेगा। घर में फिर भी आप स्वस्थ लोगों के साथ हो या पार्क में आप स्वस्थ लोगों के साथ हो, तो ये खतरा है। दूसरा, इतना क्लोज कांटेक्ट होता है कि जो हम लोगों को डोज मिलती है वायरस की, अगर कोई आदमी ब्रीद आउट कर रहा है वायरस, तो वो इतनी ज्यादा होगी कि हम लोगों के लिए उससे पीड़ित होना ज्यादा चांसेस भी हैं और ज्यादा सीवियर पीड़ित होना भी है। तो हम लोगों के लिए तो हम लोग अभी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट वेव में थे, कि हम लोग सेंसिटिव एरियाज में पूरा पीपीई किट पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क, डबल मास्किंग हर हेल्थ कर्मचारी कर रहा है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे जी। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन जिसके लिए हम लोग आभारी हैं प्राइम मिनिस्टर के भी और देश के हेल्थ मिनिस्ट्री के भी, कि सबसे पहले कोविड वैक्सीन हेल्थ कर्मचारियों को लग गई इस बीमारी की दवा, और वो है कोविड वैक्सीन। तो अब आप सोचिए, मुझे सेकेंड डोज कोविड वैक्सीन की 18 फरवरी को लग गई थी जी। तो वैक्सीनेट, और अब तो ज्यादातर हॉस्पिटल्स ने ये रूल बना दिया है कि जो कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, अगर उन्होंने वो वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं तो दे कैन नॉट रिपोर्ट टू वर्क जी। और डॉक्टर संजीव, आपका नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में विशेष अनुभव रहा है। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट्स के वो मरीज जो कोविड की वजह से अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल नहीं आ पा रहे थे, अब जबकि कोविड के मामले कुछ कम हो रहे हैं, ऐसे में क्या वो अस्पताल आ सकते हैं अपने रूटीन चेकअप्स के लिए? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, नॉट सिर्फ नेफ्रोलॉजी के लिए, बट मेरे ख्याल से हर स्पेशलिटी में, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, चाहे न्यूरोलॉजी हो, पेशेंट आते नहीं है क्योंकि सबको डर है, और ये जेन्युइन डर है। बट इस टाइम देश में सबसे कम है कोविड, और मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है अपने डॉक्टर्स के पास जाके एक रिव्यू कराने का। तो दवाइयाँ और क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो नेसेसरी जांचें हैं, ये बेस्ट टाइम है करा के आप एक अच्छी ओपिनियन ले लीजिए, ताकि आगे आपको कोई खतरा ना हो, और अगर कोई चीज गड़बड़ चल रही है तो वो पकड़ी जाए। डॉक्टर संजीव, किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में आपकी विशेष दक्षता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या जो लोग डायलिसिस पे हैं, या बहुत से लोग पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसेंट भी लेते हैं, तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ सावधानी रखनी है और क्या वो वैक्सीनेट करवा सकते हैं अपने आप को? वैक्सीन तो हर आदमी को लगवानी है, स्पेशली ये जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, स्पेशली जिस टाइप के पेशेंट्स हम देखते हैं, किडनी डिजीज और किडनी ट्रांसप्लांट वाले, ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। और इन्हीं पेशेंट्स में हाई मोर्टेलिटी, मतलब इनमें अगर 100 लोगों में आम जनता में 0.1% लोगों की डेथ होगी, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ज्यादा लोग खत्म होंगे इस बीमारी से। तो पीड़ित भी ज्यादा होंगे और सिवियरिटी ऑफ डिजीज भी ज्यादा होगी। तो इन लोगों को तो वैक्सीन जरूर लगाना है। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि क्या एक आम आदमी को वैक्सीन लगे और एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को वैक्सीन लगे तो उसमें कोई उसके रिस्पॉन्स में फर्क है। तो ये बात है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, ये लोग क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव्स खा रहे होते हैं तो ये उतनी एंटीबॉडीज बना नहीं पाते हैं। तो इनका प्रोबेबली जो रिस्पॉन्स रेट है, अगर 100 में 70 आम आदमी वैक्सीन को रिस्पॉन्ड करेंगे तो इनमें वो 100 में 40 हो जाता है। पर उस पे शोध चल रहा है, उस पर बहुत रिसर्च भी चल रही है और वेस्ट पे जो डेटा आ रहा है तो ये कह रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को शायद 3 डोजेस देनी पड़ेंगी रादर देन 2 डोजेस। डायलिसिस पेशेंट 2 डोजेस के लिए एप्ट हैं, उनके लिए 2 डोजेस में ही काम हो जाता है। जी। और डॉक्टर संजीव, अगर हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात करें तो इस बार लंग्स में ही लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लंग्स के अलावा किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और कुछ लोगों में किडनी डिजीजेस भी रिपोर्ट की गई हैं। आपका क्या अनुभव रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, पोस्ट कोविड मुझे लगता है जिन जिन अंगों में प्रॉब्लम देता है कोविड, वहीं पोस्ट कोविड भी आ रहा है। तो जैसे हमारे अपने पेशेंट्स हैं, अगर 10 पेशेंट किडनी डिजीज के उनको कोविड हुआ और कोविड से निकल आए हैं तो 10 में से 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो बेसलाइन फंक्शन किडनी का था वो अब डिटोरेट हो गया है। तो जिसे हम क्रिएटिनिन के थ्रू नापते हैं, अगर उनका पहले क्रिएटिनिन 1.2 चल रहा था तो अब वो 1.6 पे आ गए हैं। हालांकि कोविड के दौरान उनका 3 तक पहुंच गया था, 4 तक पहुंच गया था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन ये पूरा रिजॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे कि लंग्स में लोगों का सांस फूल रहा है और वो एक्सरसाइज टॉलरेंस उतना नहीं हो पा रहा है जितना उनको प्री कोविड कर पाते थे एक्सरसाइज, उसी तरह से किडनी के पेशेंट भी पोस्ट कोविड फुली रिकवर नहीं कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर संजीव, एक आम आदमी की दृष्टि से अगर हम पूछें कि किडनी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, और कई बार लोग कहते हैं कि आपने आने में देर कर दी, समझ नहीं पाते, शायद उनके पास जानकारी का अभाव होता है और वो उस स्टेज में आप जैसे एक्सपर्ट तक पहुंचते हैं जब उनकी नौबत डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति आ जाती है। तो हम एक आम दिनचर्या में आम लोग कैसे किडनी के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमको कोई नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है और हमें इसकी क्या जांच करानी चाहिए? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डिटेक्शन में आती है अर्ली, वो ये है कि किडनी डिजीजेस अर्ली स्टेजेस में कोई बीमारी या कोई सिम्टम नहीं देती हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए किडनी डिजीज अर्ली पिकअप करने के लिए आपको ब्लड और यूरिन टेस्ट पे निर्भर करना पड़ेगा। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि 130 करोड़ सारे लोग अपने एनुअल ब्लड टेस्ट कराना शुरू कर दें कि भाई मुझे किडनी की बीमारी तो नहीं हो जाएगी? जी। तो ऐसा नहीं है। हम एक ना हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं, ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके किडनी में स्टोन्स हैं या जिनके फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको अपना एनुअल किडनी का चेकअप कराना चाहिए। अब ये चेकअप कोई बहुत महंगा चेकअप नहीं है, एक यूरिन रूटीन जो 100 रुपए कॉस्ट करता है और एक ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन जो 120 रुपए कॉस्ट करता है। तो अगर आप ये 2 टेस्ट करा लें तो अर्ली स्टेजेस में पकड़ी जाएंगी। जी। अब रही बात क्या अर्ली सिम्टम्स कुछ भी नोट किया जा सकता है, तो वो ये है कि अगर किसी के पैरों में सूजन आती है, अक्सर हम इसे टाल देते हैं कि लॉन्ग जर्नी की, हमने सफर लंबा किया, पैर लटके रहे तो थोड़ी सूजन आ गई जी। बट इसको इग्नोर नहीं करें। अगर आपको आती है तो चांसेस ये 90% आपको कुछ नहीं है, बट 10% फिर भी चांस है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, अगर आपको रात में कई बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है जी, तो भी आपको सोचना चाहिए कि क्या मेरी किडनीज में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। एल्डरली में ये आमतौर पे प्रोस्टेट की वजह से होता है, बट अगर किसी यंग पेशेंट को रात में उठना पड़ रहा है कई बार यूरिन के लिए जी, तो उसे भी अपनी किडनी की जांच करानी चाहिए। तो और बाकी जो सिम्टम्स हैं बहुत वेग सिम्टम्स हैं, जैसे थकान, सांस फूलना,
हल्की एक्सरसाइज में आपको मसल्स में फटीग फील होना, ये चीजें अगर हो रही हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों का पार्ट हो सकती हैं, बट किडनी डिजीज का भी पार्ट हो सकता है। जी। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आप जरूर अपना किडनी का टेस्ट कराएं। और डॉक्टर संजीव, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, क्या उनमें किडनी डिजीज की संभावनाएं ज्यादा होती हैं? जी, डायबिटीज के पेशेंट्स में और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर भी है जी, उनको बहुत ज्यादा चांस होता है किडनी डिजीज होने का। और इसमें अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी डिजीज है और आपको डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है तो और ज्यादा चांस होता है आपको किडनी डिजीज होने का। तो डायबिटीज वालों के लिए तो ये मस्ट है कि वो हर साल अपना एनुअल चेकअप जिसमें किडनी इंक्लूडेड हो वो जरूर कराएं। और डॉक्टर संजीव, आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, बीइंग द नेफ्रोलॉजिस्ट। एक लोग सुबह उठकर एक पानी पीने का काफी चलन है और कई लोग कई गिलासेस पी जाते हैं, 4 गिलास 5 गिलास सुबह उठ के पानी पीते हैं खाली पेट। ये कितना सही है? क्या इससे हमारी किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं पड़ता है, या इसे किस तरीके से करना चाहिए? हाँ, जो ये सवाल आपने पूछा, इसमें अगर आपकी नॉर्मल किडनी है तो अगर आप 1 या 1.5 लीटर पानी पी जाते हैं सुबह उठ के जी, तो किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये प्रॉब्लम उनके लिए है जिनकी किडनी में अर्ली डिफेक्ट शुरू हो गया, इन लोगों को नहीं पीना चाहिए। तो अब इससे कुछ फायदा होता है या नहीं, ये एक मेंटल वो हो गया है लोगों को कि भाई अगर मैं ऐसे पीऊंगा तो मेरा सिस्टम फ्लश आउट हो जाएगा पूरा सुबह ही सुबह, जो कि ट्रू नहीं है। इससे फायदा कोई नहीं है शरीर को, ये बात तय है। नुकसान जिनको किडनी की अर्ली बीमारी है या जिनको किडनी की बीमारी हो चुकी है उनके लिए तो डेफिनेट नुकसान है। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजीव सक्सेना। आप हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पहले कॉलर आज के जुड़ गए हैं, हरदीप जी। हेलो जी, हरदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर। जी हरदीप जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी सिद्धार्थ जी, नमस्कार जी, बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी हरदीप जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, हम आपका ये पिछले 15-16 महीने से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पहले ये 9:25 से शुरू होता था। जी, तो फिर बाद में 9:30 शुरू होना शुरू हुआ था ये। जी, बिल्कुल। तो सर हमें बहुत ज्ञान प्राप्ति होती है बीमारी के बारे। जी सर, हमारा प्रश्न था जी कि पहली डोज लेने के बाद भी कोरोना असर करेगा, इसमें असर करेगी दवाई? जी डॉक्टर संजीव, ये सवाल है इनका कि क्या अगर हमने पहली डोज लिया है कोविड की तो हम कितने प्रोटेक्टेड हैं? इसमें अब तो इतनी स्टडीज आ गई हैं कि अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि सिंगल डोज वैक्सीन भी जी बहुत प्रोटेक्ट करती है। तो स्पेशली ये जो सेकेंड वेव हुई है इसमें जो स्टडीज आई हैं उसमें ज्यादातर ये पाया गया है कि जिनको 2 डोजेज लगी हैं उनको बहुत ही कम सीवियर डिजीज हुई है, बट जिनको 1 डोज भी लगी हुई थी उनको काफी कम सीवियर डिजीज हुई है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या आईसीयू में एडमिशन की रिक्वायरमेंट या मोर्टेलिटी, ये सब कुछ बहुत ही कम हुआ है कंपेयर टू जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगाई हुई थी। तो इसमें कोई अब संदेह नहीं है कि सिंगल डोज भी इफेक्टिव है। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में दतिया का, जहां से कल्याण दास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी कल्याण जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? बस कुछ नहीं सर, ये पूछना चाहता हूँ जी। जैसे अपन लेटरिन जाते हैं जी। और तो जैसे अपन लेटरिन गए और उसके बाद जैसे लार टाइप की लेटरिन उतरने के बाद जी लार टाइप की आवे तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं?
जी डॉक्टर संजीव, अगर कुछ इनके म्यूकस अगर आ रहा है फीकस में, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर इनको लूज मोशन नहीं है तो फॉर्म स्टूल आता है, मतलब बंधी हुई लेटरिन आती है जी। तो इसको हम कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। तो उसका इलाज यही है कि आप हाई फाइबर डाइट खाइए, डाइट में थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट कम कर दीजिए, और एंजाइटी किसी भी वजह से अगर है तो उसको कट डाउन करिए और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर नहीं सॉल्व होती तो फिर आपको स्टूल का एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, देखने के लिए कोई कीटाणु तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर वो है तो फिर उसका अप्रोप्रिएट इलाज होना चाहिए। जी। और डॉक्टर संजीव, हम वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, इस बीच अगले कॉलर ले लेते हैं। फरीदाबाद से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। प्रेम जी नमस्कार। हेलो जी प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी प्रेम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब भी आपको सुन रहे हैं। मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। जी सिद्धार्थ जी। जी जी बताइए। सिद्धार्थ जी नमस्कार, जी, आकाशवाणी नमस्कार। को नमस्कार, और डॉक्टर संजीव सक्सेना जी को भी नमस्कार है। नमस्कार। हेलो जी प्रेम जी, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं आपको, डॉक्टर नमस्कार साहब, कर रहे हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं? थे जी किडनी जी रोग पर, शुगर पेशेंट्स पर जी तो काफी गेन किया। जी तो मैं ये जानना चाहूंगा जी कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं, वो जो अदर डिजीजेज हैं, जिस ये जो किडनी है या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, जी शुगर वाले हैं, वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं जो कि नॉर्मल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कोरोना से। जी डॉक्टर संजीव, ये जानना चाहते हैं कि जिनको अदर डिजीजेस हैं, जिनको ज्यादा गंभीर बीमारी है, क्या वो लोग कोविड से ज्यादा प्रभावित होते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो आपको कोरोना हो तो आप उससे काबू इजीली पा पाते हैं। अगर आपको कोई और बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है या डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको कोविड का खतरा ज्यादा है, एक्वायर करने का भी और सीवियरिटी का भी। तो ये बात तय है कि अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो कोविड कम अफेक्ट करेगा। अगर आपको कोई भी बीमारी चल रही है शरीर में जी। तो आपको ज्यादा चांस है कोविड होने का और सीवियर होने का। और अब मध्य प्रदेश से राजेश नीमा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब को, और आपको मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम का समय जो श्रोताओं के साथ से थोड़ा सा कम है जी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की यदि समय में थोड़ी सी बढ़ जाए तो अधिक से अधिक श्रोता लाभान्वित हो सकेंगे। जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे इसकी। जी मेरा सवाल ये है, अक्सर देखा गया है कि कोरोना के मरीज डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जी। वो इस स्थिति से किस तरह बाहर निकलें? जी डॉक्टर संजीव, कोविड एक ऐसी बीमारी है, शायद मुझे लगता है कि जो आइसोलेशन है, व्यक्ति को अलग रहना पड़ता है अपने लोगों से दूर। अगर हम दूसरी बीमारियों की बात करें, जैसा कि आप भी अस्पताल में देखते हैं, लोग मिलने जाते हैं, ध्यान रखते हैं, पर इस बीमारी का तो बिल्कुल अलग ही रूप है। आप बिल्कुल दीन दुनिया से अलग हो जाते हो और कहीं ना कहीं इसका जो एक जो मानसिक जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ये 100% सच बात है, और जो आपके कॉलर पूछ रहे हैं इनका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी ये कोविड से प्रभावित लोग होते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल डिप्रेशन आ जाता है, और रिएक्टिव डिप्रेशन इसको हम कहते हैं। बस ये एक अच्छी बात ये है कि बीमारी शॉर्ट लास्टिंग है। ऐसी बीमारी नहीं है जैसे हम कैंसर हैं या जिनके कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सारे इस चीज के साथ ही जीना पड़ता है। कोविड का ये एक अच्छी बात है कि 2 से 3 हफ्ते में आप उसमें निकल आते हो। जी। तो ये 2-3 हफ्ते का जो फेज है, इसमें अगर आप प्री डिस्पोज्ड हो डिप्रेशन के लिए तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। बट ज्यादातर एक बार आप सामान्य लाइफ में आ जाते हैं तो आप अपने
संबंधियों के साथ, अपने फैमिली के साथ नॉर्मल इंटरेक्शन करने लगते हैं तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। उसके बावजूद काफी परसेंटेज है जी जो लेटेंट या हल्का डिप्रेशन जिनमें रह जाता है। तो इन लोगों को साइकोथेरेपी की हेल्प लेनी चाहिए, या अगर बहुत कम पेशेंट्स को दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है जिससे कि ये डिप्रेशन से निकल आते हैं। जी तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो फैमिली, इमीडिएट फैमिली और रिश्तेदारों और फ्रेंड्स का है। जी एक बार आदमी ठीक हो जाए तो उसको, अगर वो इन सब के बीच ठीक से रहेगा तो डिप्रेशन से निकल आए। जी बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से राम आश्रय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राम आश्रय जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 15 जून को वैक्सीन लगवाया था जी, और 13 जुलाई को मुझे फिर लगवाना था जी, लेकिन हमारे गांव में जो है डॉक्टर आए थे, जो है एम्बुलेंस ले करके जो है सभी लोगों को लगाया था जी। और 13 जुलाई को जो है हम लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। अच्छा, हम लोग उसी तरह से है, लोग बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग वाले की वैक्सीन नहीं आई है। क्या सच है साहब, क्या गलत है? जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, अगर यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ठीक है वैक्सीन तो अवेलेबल हो जाएगी, शायद उस पर्टिकुलर दिन नहीं रही, अगर इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, जैसे इन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है और 28 दिन के बाद इन्हें दूसरी डोज, अगर वो थोड़ा बढ़ जाता है अंतराल, तो क्या इससे कोई दिक्कत होती है? हाँ, मेरे ख्याल से ये इन तक बात पहुंची नहीं है जी कि अब ज्यादातर देश भी और ज्यादातर स्टडीज यही कह रही हैं कि अगर पहली और दूसरी डोज के बीच में अंतराल बढ़ा दिया जाए तो शायद पेशेंट बेटर रिस्पॉन्स देंगे टू दी वैक्सीन। तो इनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इनके 4 हफ्ते वाली डेट पे वैक्सीन नहीं पहुंची है, इनको 8 हफ्ते पे या 12 हफ्ते पे भी अगर लग गई जी, तो इनको उतना ही फायदा होगा और शायद ज्यादा फायदा होगा बनस्पत 4 हफ्ते पे लगने के। तो इनको ये बिल्कुल डर दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मुझे सेकेंड डोज नहीं लगी है। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजीव, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये संदेश तो हर बार हम फोन पे सुनते हैं जी, वही संदेश है। तो सबसे बड़ा मुझे जो संदेश देना है वो ये है कि आप बाहर ना निकलिए जब तक जरूरी ना हो। दूसरा, शादी, ब्याह, पार्टी, वेकेशन, छुट्टी मनाने, ये सब ना करें, इसको अभी रुक जाएं। मेरे ख्याल से एक बार हम थर्ड वेव से के संकट को टाल दें, जो हम टाल सकते हैं जी, तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी अगर निकलना ही है तो मास्क पहनिए और अपना हाथ धोइए और अपने आप को कोविड से बचाइए। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजीव ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए और कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट PSRI नई दिल्ली के डॉक्टर संजीव सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।